अविजय शेखावत फैमिली का यंग और एक्सपर्ट फाइटर था, जिससे भूमेश शेखावत को बहुत उम्मीदें थी। इसीलिए उसने उसे प्रतीक को सबक सिखाने के लिए भेजा था। उसे उम्मीद थी कि वो प्रतीक को हराने में सफल होगा, पर वो भी ऐसा नहीं कर पाया। भूमेश कुछ देर तक सोचता रहा। ने कहा, आह, ये बस हमारे बुजुर्ग पर ही भरोसा करता है। वो वही करता है जो हमारा बुजुर्ग चाहता है। मुझे कंट्रोल करने के लिए उसने बुजुर्ग का ही सहारा लिया। ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे और मेरे भाई जयवर्धन को भी सीरियसली लिया। वो प्रतीक के घमंड को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रतीक पर कोई एहसान करने की कोशिश कर रहा है। भूमेश बहुत गुस्से में लग रहा था। तभी आरुष के साथ वाले लड़के ने कहा, उस बूढ़े को जयद्रथ ने ही अपॉइंट किया था, इसलिए अगर वो हमारी साइड नहीं लेता तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम हमें प्रतीक से छुटकारा पाना है। हमारे लिए ये मैटर सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा साथ देने वाले बेचैन हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जल्दी से स्काईटेक सिटी को खत्म कर दें, और जब प्रतीक शेखावत फैमिली में वापस जाए तो वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेन बात तो ये है कि हमें प्रतीक की सारी पावर्स को खत्म करना है। कहते हैं ना कि बाघ चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, पर अगर उसके दांत निकाल दिए जाएं तो वो बेकार हो जाता है। कहते हुए भूमेश काफी सीरियस लग रहा था। वो आगे बोला, अच्छा आरुष, मुझे ये बताओ, स्काईटेक सिटी में रितेश अग्निहोत्री की क्या सिचुएशन है? क्या तुम लोगों को उसके ठिकाने का पता चल गया? आरुष ने तुरंत जवाब दिया, भूमेश दादू, रितेश अग्निहोत्री की एक्टिविटीज पर हमने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। हम उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। हालांकि प्रतीक ने जो एक्सपर्ट्स उसके साथ रखे हैं वो हमेशा उसके आसपास ही रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको मार गिराना इतना भी आसान नहीं है। भूमेश ने ध्यान से आरुष की बात सुनी और फिर बोला, हाँ, ये जो 2 एक्सपर्ट्स हैं ये काफी चालाक हैं और बहुत अच्छे फाइटर्स भी। पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम अटैक करो, अग्निहोत्री को ढूंढो और उसे वार्निंग दो। मुझे नहीं पता कि ये प्रतीक जब वापस देहरादून आएगा तो क्या होगा। इसके लिए उसके आने से पहले जितना जल्दी हो सके स्काईटेक सिटी को खत्म करना है, ताकि उसके पास कोई पावर ही ना बचे। उसने अविजय को मजबूर किया, ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। भूमेश काफी सीरियस लग रहा था। उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए आरुष ने कहा, भूमेश दादू, मैं बस आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ और उस रितेश अग्निहोत्री को ढूंढो, उस पर प्रेशर डालो। भूमेश ने आंखें सिकोड़ते हुए ऑर्डर दिया। स्काईटेक सिटी में एवरग्रीन लैंड का वो एरिया जहां पर शेखावत ग्रुप के ऑफिस की बिल्डिंग थी। शेखावत ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में रितेश अग्निहोत्री सीरियस एक्सप्रेशन लिए अपनी कुर्सी पर बैठा था और कुछ डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा था। प्रतीक ने उसे स्काईटेक सिटी के सभी कामों की जिम्मेदारी सौंपी थी। वो स्काईटेक सिटी में आए बदलावों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। यहाँ तक कि दानिश भी आज शेखावत ग्रुप में चला आया था और उसने टेम्पररी तौर पर बाकी बिजनेसेस छोड़ दिए थे।
वो सब भूमेश शेखावत के इरादे जानते थे। प्रतीक के नहीं होने की वजह से उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए स्काईटेक सिटी में शेखावत ग्रुप की फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वरदान मजूमदार टेंशन वाले एक्सप्रेशन लिए अंदर आया। वो थोड़ा नर्वस दिख रहा था। उसने आते ही कहा, डायरेक्टर अग्निहोत्री, भूमेश शेखावत कुछ लोगों को लेकर आ चुका है। क्या आपने मिस्टर प्रतीक से कांटेक्ट किया? नहीं, अभी तक तो मैं मिस्टर प्रतीक से कांटेक्ट नहीं कर पाया। मिस्टर मजूमदार, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि भूमेश शेखावत मुझे स्काईटेक सिटी सौंपने के लिए मजबूर करेगा? जैसे ही रितेश ने ऐसी शंका जताई, वरदान गहरी आवाज में बोला, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने पिछली बार भूमेश शेखावत के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो बेचैन हो रहा है और हमें मजबूर करेगा। उसकी बात सुनते ही रितेश अग्निहोत्री के फेस एक्सप्रेशन डर वाले दिखने लगे। उसने हड़बड़ाहट में कहा, सॉरी मिस्टर वरदान, मुझे लगता है आपको ये बात मिस्टर रघुवीर जोशी तक पहुंचानी होगी। हम सबको एक साथ आना होगा और इस बारे में डिस्कस करना होगा कि दुश्मन से कैसे निपटना है। कुछ ही देर बाद शेखावत प्लाजा के एंट्रेंस गेट पर एक बड़ी सी कार रुकी। तभी रौबदार एक्सप्रेशन लिए एक आदमी कार से उतरा, जिसकी आंखें काफी क्रूअल दिख रही थी। ये भूमेश शेखावत था, जो रितेश को धमकाने के लिए एवरग्रीन लैंड आया था। उसके साथ ही चमकीली आंखों वाला एक लड़का उतरा। भूमेश सीधा प्लाजा में घुस गया। रितेश अग्निहोत्री के सीक्रेट गार्ड्स जो वहाँ पर निगरानी कर रहे थे, वो उनके पास आए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। पर तभी अचानक भूमेश शेखावत ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक तूफान सा आ गया। देखते ही देखते रितेश के सारे सीक्रेट गार्ड जमीन पर औंधे मुंह गिरने लगे। पूरे हॉल में रितेश के सीक्रेट गार्ड्स गिरे पड़े थे, जिन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स भी पावरफुल थे और उनके पास खतरनाक स्किल्स थीं, पर भूमेश के सामने वो कुछ भी नहीं थे। वो भूमेश से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। शेखावत बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग अजीब एक्सप्रेशन लिए बैठे थे। ये रितेश अग्निहोत्री, दानिश आहूजा, अनिकेत चतुर्वेदी, रघुवीर जोशी और वरदान मजूमदार थे। ये वो लोग थे जिन्हें प्रतीक की राजधानी में बिजनेस की देखभाल के लिए रखा था। इन पांचों ने मिलकर प्रतीक के बिजनेस को काफी बढ़ाया था, पर इस टाइम ऐसी मुसीबत आई थी कि उनके चेहरे एकदम सीरियस दिख रहे थे। ये टेंशन उन्हें भूमेश शेखावत ने दी थी। वो जानते थे कि भूमेश शेखावत को वो मार्शल आर्ट्स में हरा नहीं सकते। दूसरी बात ये थी कि भूमेश के पीछे पूरा शेखावत ग्रुप खड़ा था, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़े दर्जे में आता था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि प्रतीक के बिना वो पांचों कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस डिस्कशन कर सकते थे। सबसे पहले वरदान बोला, मिस्टर प्रतीक यहाँ नहीं है और भूमेश शेखावत आ चुका है, अब हम क्या करें? सब लोग कंफ्यूज थे। वरदान फिर बोला, मेरी राय तो बस ये है कि अभी उससे सिर्फ दूर रहा जाए। जब मिस्टर प्रतीक आ जाएंगे तो फैसला करेंगे। वरदान ने बहुत सावधानी से अपनी बात रखी। वो सब जानते थे कि स्काईटेक सिटी का मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उनसे जरा भी गलती हुई तो वो प्रतीक से क्या कहेंगे। वरदान की बात सुनकर सबसे पहले दानिश आहूजा ने कहा, नहीं वरदान, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। दानिश के इतना कहते ही सब उम्मीद भरी नजरों से दानिश की तरफ देखने लगे। सबको लगा शायद दानिश के पास इससे अच्छी राय थी। दानिश की बात सुनकर वरदान थोड़ा सीरियस हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, मिस्टर दानिश, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। दानिश ने रितेश की तरफ देखा और सीरियसली पूछा, रितेश, तुम क्या सोचते हो? रितेश, जो अभी भी सोच में डूबा हुआ था, उसने जैसे ही अपना नाम सुना, दानिश की तरफ देखते हुए बोला, स्काईटेक सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मिस्टर प्रतीक के लिए बहुत जरूरी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ये तो तय है। इसके बाद रितेश ने अनिकेत और रघुवीर की तरफ देखा और पूछा, आप दोनों का इस बारे में क्या कहना है? तीनों अनिकेत और रघुवीर की तरफ देखने लगे।
सच बात तो ये थी कि इस टाइम अनिकेत और मिस्टर रघुवीर जोशी ही ऐसे लोग उनके साथ थे जो भूमेश का मुकाबला कर सकते थे। रघुवीर ने क्लियरली कहा, मैं किसी भी सिचुएशन में मिस्टर प्रतीक के लिए लड़ सकता हूँ। रितेश ने हल्के से सर हिलाया और फिर अनिकेत की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या कहना है? अनिकेत के एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा था। हर कोई उसके जवाब का इंतजार करने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि अनिकेत प्रतीक का भरोसेमंद आदमी था। अनिकेत ने धीरे से कहा, मैं फाइट में भूमेश को बस इतनी देर तक के लिए रोक सकता हूँ जितनी देर एक अगरबत्ती जलती है। इससे ज्यादा शायद मुझ में कैपेसिटी नहीं है। कहते हुए अनिकेत के फेस पर लाचारी वाले एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। हालांकि वो ब्लैक हॉक टीम का पुराना हेड था और उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर वो जानता था कि भूमेश उससे भी ज्यादा पावरफुल था। सब लोग आपस में इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के बाहर जोरदार धमाका हुआ। दीवार टूट गई और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। रितेश अग्निहोत्री और बाकी सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भूमेश शेखावत आ चुका था। उसके साथ कुछ लड़के भी थे। उसने आते ही पूछा, तुम लोग मीटिंग कर रहे हो? मेरा वेलकम कैसे करोगे? कहते ही उसने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने उन सब की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर धीरे से बोला, अच्छा, तो तुम सब प्रतीक शेखावत के सबऑर्डिनेट्स हो। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम लोगों को 1 दिन का टाइम देता हूँ और स्काईटेक सिटी में जो कुछ भी है मुझे सौंप दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। भूमेश धीमी आवाज में बात कर रहा था, पर उसकी आवाज में इतनी पावर थी कि कॉन्फ्रेंस रूम जैसे जम सा गया। वहाँ पर बैठे रितेश की आंखें बहुत सीरियस लग रही थीं। सबसे पहले दानिश ने हिम्मत दिखाई और गुस्सा दिखाते हुए बोला, भूमेश शेखावत, तुम चाहते क्या हो? रितेश अग्निहोत्री ने कोल्ड वॉइस में कहा, हम एक रूल रेगुलेशन वाली समिति में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और अपनी मनमर्जी कर ले। क्या तुम खुद को स्काईटेक सिटी का मालिक समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम कहोगे वो हो जाएगा? दोनों की बात सुनकर भूमेश शेखावत हंसा। तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं राजा हूँ। तुम्हारे जैसे कमजोर लोग सिर्फ पावरफुल लोगों के सामने झुकते हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ प्रतीक शेखावत के नौकर हो, और जहाँ तक प्रतीक शेखावत की बात है, वो सिर्फ शेखावत फैमिली का एक बच्चा है। उसे भी मेरे आदेश मानने होंगे। भूमेश शेखावत की बातों में अहंकार साफ नजर आ रहा था। उसके ऐसे घमंड से भरे शब्दों को सुनकर रितेश और उसके साथियों ने उसकी तरफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिए। उन सब के बीच में अभी तक ये डिस्कशन हुआ ही नहीं था कि उसके साथ कैसे निपटना था। इस टाइम सिर्फ रघुवीर और अनिकेत ही उसे रोक सकते थे, और वो भी कुछ टाइम के लिए। रघुवीर जोशी ने गहरी आवाज में कहा, भूमेश शेखावत, क्या तुम बहुत ज्यादा घमंडी नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता? भूमेश ने रघुवीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, रघुवीर, तुम बस एक हारे हुए आदमी हो। मानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हुआ करते थे, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कपकोट की शेखावत फैमिली का मतलब क्या है। तुम बस किसी के पीछे जाकर छिपकर बैठ चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? क्या तुम प्रतीक के साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो? भूमेश ने रघुवीर को चिढ़ाने के लिए ये सब कहा था, पर ये बात सच थी कि कुछ साल पहले तक रघुवीर बहुत ही पावरफुल माना जाता था और उसका मार्शल आर्ट्स क्लब काफी प्रसिद्ध था। उसके ऐसे कई शागिर्द थे जो बाहर जाकर टॉप पर पहुंचे, पर वो शेखावत फैमिली की बराबरी नहीं कर सकता था। भूमेश सबके बारे में बहुत अच्छे से पता करने के बाद ही यहाँ आया था, इसलिए उसे उन सब की कोई परवाह नहीं थी। रघुवीर समझ गया था कि भूमेश उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और अनिकेत की तरफ देखते हुए बोला, अनिकेत, तुम क्या सोचते हो? अनिकेत चुप था। उसने एक नजर भूमेश के चेहरे पर डाली। जब से भूमेश वहाँ आया था, तब से अनिकेत उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। वो अटैक करने के लिए एकदम तैयार था।
ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम भूमेश पर अटैक करने के लिए उठ सकता था। भूमेश ने नोटिस किया कि अनिकेत एकदम अलर्ट था। उसने मुस्कुराते हुए अनिकेत की तरफ देखा और बोला, चिंता मत करो, इतने बेचैन मत बनो, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दूंगा। मैं आज रात कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग अभी सेफ हो, लेकिन कल मुझे स्काईटेक सिटी को नहीं सौंपा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। भूमेश ने एक नजर सबकी तरफ डाली। रितेश ने उसे टोकते हुए कहा, भूमेश शेखावत, क्या तुम कुछ ज्यादा ही दबंग नहीं हो रहे हो? तुमने अभी कहा कि हमारे प्रेसिडेंट प्रतीक शेखावत फैमिली के ही एक मेंबर हैं, तो क्या तुम्हें उनके साथ इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए? ऐसे टाइम पर उनकी संपत्ति चुराना, जब वो खुद यहाँ नहीं है, क्या ये है तुम्हारा बड़प्पन? इसके अलावा अगर तुम स्काईटेक सिटी को अपने कब्जे में करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर एक बार के लिए हम तुम्हारे साथ सहमत हो भी जाएं, तो भी स्काईटेक सिटी सिर्फ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यहाँ पर और भी कुछ कंपनीज हैं और भी बहुत पावर्स हैं। हमें उनसे भी तो पूछना होगा, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? भूमेश ने तुरंत रितेश की बात को खारिज करते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि प्रतीक ने तुम्हें स्काईटेक सिटी के चार्ज के साथ साथ पूरा अधिकार भी दिया है। तुम बस मुझे उन बिजनेस ग्रुप्स के कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं उन पावर्स से निपट लूंगा। रितेश समझ गया कि भूमेश के आगे उसकी कोई भी डिप्लोमेटिक चाल नहीं चलेगी। फिर भी उसने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर क्या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? ये इतना बड़ा बिजनेस मैटर है, मुझे लगता है इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। भूमेश ने रितेश की खिल्ली उड़ाते हुए अंदाज में कहा, तुम मुझसे डिस्कस करोगे? तुम लोग मेरे सामने चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे सामने किस अधिकार की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास स्काईटेक सिटी को मुझे सौंपने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कहते हुए भूमेश एक राक्षस की तरह लग रहा था, जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सबको मार डालेगा। अनिकेत ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तो क्या इस मामले में बात करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है? नहीं है, भूमेश ने हल्की हंसी और सरकास्टिक वे में कहा। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी अनिकेत और रघुवीर एक साथ हवा के झोंके की तरह उठे और सीधे भूमेश पर अटैक कर दिया। रितेश, दानिश और वरदान मजूमदार बस देखते ही रह गए। भूमेश का जवाबी हमला उन दोनों से बहुत तेज था। वो खड़ा हुआ और उसने अपनी दोनों हथेलियों को बाईं और दाईं ओर घुमाया। उसने उन दोनों को रोक लिया। अब तीनों हवा में थे। भूमेश ने दोनों को हवा में ही जकड़ लिया। दोनों ही एक अलग तरह का प्रेशर फील कर रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर भूमेश के होठों पर एक कोल्ड स्माइल बिखर गई। भूमेश की हथेलियों में एक अजीब सा जादू था, जिसने अनिकेत और रघुवीर की पावर्स को कस लिया था। ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। भूमेश मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट था। उसने दशकों तक इसकी प्रैक्टिस की थी। उसके सामने अनिकेत और रघुवीर कैसे जीत सकते थे? इसके अलावा वो कपकोट की शेखावत फैमिली का बेटा था, जिसे खुद राजगुरु ने मार्शल आर्ट सिखाया था। माना कि उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, पर आज भी शेखावत फैमिली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अचानक भूमेश ने अपना हाथ हवा में उठाया और ऐसा लगा जैसे बिजली चमकी। एक ही बार में उसने अनिकेत और रघुवीर को हवा में उड़ा दिया। दोनों पतंग की तरह उड़ने लगे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरे। वो दोनों भी कोई छोटे मोटे फाइटर नहीं थे, इसलिए जमीन पर इतनी जोर से गिरने के बावजूद वो उठे और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। अनिकेत ने कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि वो दोनों जानते थे कि वो भूमेश को हरा नहीं पाएंगे, पर अगर वो अपने मरने तक लड़ते रहे तो वो दोनों भूमेश को बुरी तरह से घायल जरूर कर देंगे। अनिकेत की बात सुनकर भूमेश ने कहा, मुझे तुम दोनों को खत्म करने के लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए तुम पूरी कोशिश कर लो।
और फिर देखते हैं कि बड़ी कीमत कौन चुकाएगा। इसके बाद भूमेश ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और कोल्ड वॉइस में दोबारा बोला, तो फिर चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। अनिकेत ने अब पूरी तरह से मरने का इरादा कर लिया था और इस वजह से वो और भी ज्यादा अग्रेसिव दिख रहा था। पर तभी रघुवीर ने अनिकेत को रोका और बोला, मिस्टर अनिकेत, अभी हमें संभल कर फैसला करना होगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट प्रतीक के वापस आने तक हम इंतजार करें। रघुवीर बस अनिकेत को शांत रहने के लिए ही कह सकता था, क्योंकि उन पांचों के पास ही भूमेश को हराने की ताकत नहीं थी। अगर वो पांचों भी एक साथ भूमेश के साथ लड़ेंगे तो आज वो सब मारे जाएंगे। उस सिचुएशन में अगर प्रतीक वापस आ भी जाए तो वो भी उन पर गुस्सा ही होगा। तभी भूमेश ने अनिकेत को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्या? अब क्या हुआ, बिना लड़ाई के हार मान ली? जवान हो, इतना मत सोचो। अनिकेत ने भूमेश की तरफ गुस्से से देखा। वो उसे वहीं मार डालना चाहता था, पर फिर उसने रघुवीर की तरफ देखा। भूमेश समझ गया कि वो अब उसके उकसावे में नहीं आएगा, इसलिए उसने कहा, तुम लोगों को याद है ना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें स्काईटेक सिटी छोड़ने के लिए 1 दिन का टाइम दूंगा। उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस टीम को अपने साथ लेकर आऊंगा। अगर तुम लोग तैयार नहीं हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुम लोग भागने का सोच रहे हो तो सोचना भी मत। मैंने पहले ही एवरग्रीन लैंड को चारों तरफ से बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। इतना कहने के साथ ही भूमेश ने एक टेढ़ी नजर उन सब पर डाली और अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। वो पांचों कॉन्फ्रेंस हॉल में रह गए। सबके चेहरे उतरे हुए थे। रितेश ने चिंता जताते हुए अनिकेत और रघुवीर से पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो? उन तीनों की लड़ाई बड़ी खतरनाक थी। कॉन्फ्रेंस रूम में शीशा टूटा हुआ था, फर्श पर चीजें बिखरी हुई थीं, दीवार टूट चुकी थी। अनिकेत और रघुवीर एक्सपर्ट्स थे, पर वो दोनों ही भूमेश का सामना नहीं कर पाए। उसका मुकाबला पूरे देहरादून शहर में कोई नहीं कर सकता था। रघुवीर ने आह भरी और धीरे से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। अनिकेत ने भी कहा, मैं भी ठीक हूँ, पर अभी हमें तुरंत इस सब के बारे में मिस्टर प्रतीक को बताना होगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर हमें मौत तक लड़ने के लिए तैयार भी रहना होगा। अनिकेत की बात पर रितेश ने सीरियस होकर अपना सर हिलाया और बोला, ये अपने आदमियों को भी यहाँ लेकर आ गया है। मैं जानता हूँ कि वो पूरे एवरग्रीन लैंड को सील कर देगा। हम इस बिल्डिंग से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, मैं प्रेसिडेंट प्रतीक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और अपने आदमियों से भी इस बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मैं बाहर भी कोई हेल्प ढूंढ लूंगा। मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि वर्मा फैमिली या फिर अग्निहोत्री फैमिली की अंडरवर्ल्ड में कोई हेल्प कर सकता है या नहीं। रितेश बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। उसके पास बाहर से हेल्प मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कुछ दिन पहले ही इस मैटर को लेकर अपने चाचा गिरधर अग्निहोत्री से भी बात की थी, पर जब उन्हें पता चला कि ये शेखावत फैमिली है तो उन्होंने इस लड़ाई में कूदने की हिम्मत नहीं की। सबने रितेश से यही कहा कि शेखावत फैमिली के साथ समझौता करने में ही समझदारी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस सिचुएशन में कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। पांचों ने बैठकर इस बारे में बातचीत की और कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। इधर भूमेश जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने एवरग्रीन लैंड के सभी एंट्रेंस गेट बंद करवा दिए और शेखावत बिल्डिंग को भी घेर लिया। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उसी रात भूमेश ने एक सनसनीखेज खबर जारी की। उसने लोगों को बताया कि प्रतीक ने स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट उसे सौंप दिया है और कल ऑफिशियल हैंडओवर होगा। उसने स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी कंपनियों और फैमिलीज को बैठक के लिए बुलाया। इसके साथ ही भूमेश ने ये भी घोषणा की कि सजा के रूप में प्रतीक शेखावत से ये प्रोजेक्ट वापस लिया गया था। प्रतीक पहले ही अपने गुनाहों की वजह से भाग गया है और अब राजधानी में लौटने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसने ये भी बात फैला दी कि जब भी प्रतीक स्काईटेक सिटी आएगा
वो सबके सामने भूमेश से माफी मांगेगा और अगर वापस नहीं आएगा तो उसके सबऑर्डिनेट दानिश आहूजा और रितेश अग्निहोत्री को स्काई टेक सिटी के ऑफिस के गेट के सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस खबर से पूरे शहर में हलचल मच गई थी। राजधानी के सिटी सर्कल में ये खबर सबके अट्रैक्शन का सेंटर थी। हर कोई हैरान था, कोई भी भूमेश के साथ लड़ना नहीं चाहता था। सबको ये लग रहा था कि आज तक जो प्रतीक इतना पावरफुल था, उसने स्काई टेक सिटी प्रोजेक्ट भूमेश को आसानी से दे दिया था। अगर ये सच था तो ये प्रतीक के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उसके ही घर वालों ने उसे धमकाया था और उसकी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए हर कोई सोच रहा था कि शायद इसीलिए प्रतीक राजधानी में वापस नहीं आ रहा था। शेखावत बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हर तरफ सिक्योरिटी वाले घूम रहे थे। रितेश अग्निहोत्री और उसके साथ बाकी 5 लोग अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे थे। बीच बीच में बेचैनी से वो उठ खड़े होते और इधर उधर घूमने लगते। अनिकेत और रघुवीर, जो अभी भी घायल थे, वो आराम से अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठे थे। सुबह के 5 बज रहे थे, पर उन 5 की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। माहौल एकदम स्ट्रेसफुल था। रघुवीर ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा, रितेश, दानिश, बाहर के हालात कैसे हैं? दानिश ने आह भरते हुए सीरियसली कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राघव और नरेंद्र बंसल फोन का जवाब नहीं दे रहे। रितेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैंने भी अपने चाचा से अभी कांटेक्ट किया था और अपनी सीक्रेट पावर्स के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने मजबूरी जताई और कहा कि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि शेखावत फैमिली के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। कहते हुए रितेश ने आह भरी और फिर दोबारा बोला, वर्मा फैमिली और पटेल फैमिली भी इस मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? जब हमारे बॉस देहरादून में थे तब तो ये लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, और आज जब उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो सब लोग बस अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। दानिश आहूजा पहले से ही वर्मा फैमिली और पटेल फैमिली के साथ प्रतीक के अलायंस को लेकर खुश नहीं था। रितेश बोला, मिस्टर आहूजा, इस टाइम हम वर्मा फैमिली और पटेल फैमिली को दोष नहीं दे सकते। आखिर वो हमारे बॉस की तरह पावरफुल नहीं है। हमारे बॉस यहाँ नहीं है तो शायद वो भी रिस्क लेने से डर रहे हैं। अगर अभी हमारे बॉस आ जाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि पटेल फैमिली और वर्मा फैमिली हमारे साथ आ जाएंगे। रितेश की बात पर सब लोग सहमत नजर आ रहे थे। तभी बाहर से रितेश का असिस्टेंट फॉर्मल यूनिफॉर्म में आया और कहा, गिरीश पराशर का कॉल आया था। ये सुनते ही रितेश एक्साइटेड हो गया और वो अपने असिस्टेंट से बोला, क्या सच में गिरीश पराशर ने कॉल बैक किया? रितेश के असिस्टेंट की बात सुनते ही वहाँ पर बैठे सब लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उन सबके चेहरों पर हैरानी के साथ ही खुशी के एक्सप्रेशन नजर आने लगे। प्रतीक के आने की खबर उनके लिए जीवनदायी औषधि की तरह थी। असिस्टेंट ने कहा, गिरीश पराशर ने जानकारी दी है कि वो प्रेसिडेंट प्रतीक के साथ देहरादून पहुंचने वाले हैं। रितेश अग्निहोत्री ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या उन्होंने कोई और जानकारी दी? असिस्टेंट ने कहा, नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि जब वो राजधानी पहुंच जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। रितेश एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे रितेश को कोई खजाना मिल गया था। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और एक्साइटमेंट में बोला, मिस्टर दानिश, मिस्टर मजूमदार, मिस्टर जोशी, मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे लगता है प्रेसिडेंट प्रतीक को पहले से ही यहाँ की खबर मिल चुकी है। दानिश ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मिस्टर प्रतीक वापस आ गए हैं तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। अनिकेत ने भी कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, ये भूमेश सांप की तरह है। इसे प्रेसिडेंट के आने तक रोकना होगा। कल मैं और मिस्टर जोशी इस भूमेश शेखावत को रोक कर रखेंगे। तब तक तुम जल्दी से प्रेसिडेंट प्रतीक से मिलो और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दो। यहाँ पहुँचने से पहले उन्हें सब बातें मालूम होनी चाहिए। रितेश ने कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ। जब से प्रेसिडेंट प्रतीक राजधानी से बाहर गए हैं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था।
अगली सुबह जल्दी वर्मा विला के लॉन में पूरा वर्मा परिवार एक ग्रुप में बैठा था। वर्मा फैमिली के पिलर नाहर वर्मा अपने दोनों बेटों नरेश और महेश के साथ बैठे थे। उनके साथ वर्मा फैमिली के बाकी लोग भी थे। नाहर वर्मा ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने राजधानी में अचानक हुए चेंज के बारे में सुना है? महेश ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ सुना है कि प्रतीक की पावर राजधानी में खत्म होने वाली है। नरेश वर्मा बोले, पिताजी, प्रतीक के सबॉर्डिनेट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उन्हें लगता है कि वर्मा फैमिली स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट में उनका साथ देगी। नरेश की बात सुनकर महेश तुरंत बोला, पर हम प्रतीक का साथ क्यों देंगे? उसका कोई अता पता है नहीं, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। और भाई, आपने नहीं सुना भूमेश शेखावत ने क्या कहा? वो रिश्ते में प्रतीक का नाना लगता है। आप तो जानते ही हैं शेखावत फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे तो लगता है कि हमें भूमेश का साथ देना चाहिए। सच बात तो ये थी कि महेश कभी भी प्रतीक को पसंद नहीं करता था। जब प्रतीक नाहर वर्मा का इलाज करने के लिए ऋषिकेश गया था, तभी से महेश वर्मा और उसके बेटे के साथ प्रतीक की थोड़ी अनबन हो गई थी। नरेश और नाहर ने ध्यान से महेश की तरफ देखा। महेश अपनी बात हर हाल में मनवाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से कहा, स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होने वाली है। भूमेश ने पहले ही कह दिया है कि अगर प्रतीक वहां नहीं पहुंचा तो वो खुलेआम उसके सबॉर्डिनेट्स को फांसी पर लटका देगा। अगर हम इस टाइम प्रतीक की हेल्प करेंगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। महेश की बात सुनकर नाहर वर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। पहले मीटिंग में चलो और देखो कि ये भूमेश शेखावत क्या करने वाला है। कृतिका वर्मा भी वहाँ बैठी थी। उसके फेस पर टेंशन वाले एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। वो प्रतीक को लेकर बहुत टेंशन में थी। वो भी जानती थी कि भूमेश एकदम क्रूएल आदमी था। उसने जाकर स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी और वो अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक आदमी था। हर कोई जानता था कि वो क्रूएल आदमी था और किसी की भी हत्या करना उसके लिए एक छोटी सी बात थी। वो बस पूरे देहरादून का तानाशाह बनना चाहता था। इन सब घटना के बाद पटेल फैमिली में भी हलचल होना नेचुरल था। बूढ़ी दादी अपनी सीट पर बैठी थी और उसके चारों तरफ पटेल फैमिली के सभी पावरफुल लोग बैठे थे। उनके चहेते पोता और पोती अंशुल और नंदिनी भी वहीं थे। दादी ने कहा, मुझे गिरधर जी और नारायण ओबेरॉय ने बताया है कि कल फिर से स्काईटेक सिटी को लेकर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। वो चाहते हैं कि पटेल फैमिली उनका सपोर्ट करे। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? सच बात तो ये थी कि भूमेश की हरकतों से पूरे राजधानी की बिजनेस फैमिलीज में उठापटक शुरू हो गई थी। सब अपने अपने ढंग से मीटिंग्स कर रहे थे। हर कोई भूमेश शेखावत की पावर से डरता था। सब जानते थे कि वो प्रतीक को खत्म कर चुका था, इसलिए शायद प्रतीक ने अभी तक कोई काउंटर अटैक नहीं किया था। इसलिए कोई भी बिजनेस फैमिली भूमेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अंशुल पटेल ने सीरियसली कहा, दादी, मुझे लगता है कि पटेल फैमिली को इस मामले में आगे आना चाहिए। आखिर हमारा प्रतीक के साथ काफी गहरा रिश्ता है। हम उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। अंशुल पटेल ने पहले ही प्रतीक से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर उसका प्रतीक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे और भी टेंशन हो रही थी। प्रतीक ने हमेशा उसका साथ दिया था, ऐसे में वो उसका साथ कैसे छोड़ सकता था? फिर अंशुल को ये बात भी पता चली थी कि वो शेखावत फैमिली का ही एक मेंबर था। अंशुल पहले से ही प्रतीक के अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड को जानता था। अब जब उसे पता चला कि प्रतीक का कनेक्शन शेखावत फैमिली से है, जो कि अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 फैमिली मानी जाती थी, तब से अंशुल काफी कंफ्यूज्ड था। पर उसे लगता था कि अगर प्रतीक शेखावत फैमिली का ही मेंबर है तो वो किसी से भी निपट सकता था। दूसरी बात ये थी कि अंशुल पटेल का स्काईटेक सिटी में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा अंशुल पटेल जुगरान फैमिली के खिलाफ खड़ा था, जिसमें उसे प्रतीक की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अंशुल की बात सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए चुप रहे, पर फिर पटेल फैमिली के एक बुजुर्ग ने कोल्ड वॉइस में कहा, अंशुल, तुम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम जा रहे हो। अभी जो हालात हैं वो प्रतीक के खिलाफ हैं।
हालांकि मैं मानता हूँ कि हमारी पटेल फैमिली ने प्रतीक के साथ हमेशा कोऑपरेट किया है, पर हम इस हद तक नहीं जा सकते कि हमारे मरने तक की नौबत आ जाए। राजधानी में अब हवा बदल गई है। जहाँ तक हवा के रुख की बात है, वो भूमेश के पक्ष में है। प्रतीक अपनी पावर खो चुका है। ऐसे में अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो क्या ये सही होगा? पटेल फैमिली के दूसरे बुजुर्ग ने भी कहा, तुम्हारी बात सही है। इस टाइम प्रतीक के पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में स्काईटेक सिटी वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा? अपने फैमिली के बुजुर्गों की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी का फेस रेड हो गया। वो पलटकर जवाब देना चाहती थी, पर अंशुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। अंशुल ने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रतीक हार सकता है। माना कि भूमेश शेखावत पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो प्रतीक को मार नहीं सकता। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर अभी हम प्रतीक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। दादी ने अंशुल की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, अंशुल, अब तुम चुप हो जाओ। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे दोनों दादा प्रतीक की हेल्प करने के लिए अग्री नहीं है। अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उस लड़के ने हमारी पोती का रिश्ता इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया था। वो हमारी हेल्प के लायक भी नहीं है, इसलिए मैं तो उसे सपोर्ट नहीं करूंगी। दादी की बातों में प्रतीक के लिए नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। हम शेखावत फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। वो एक बहुत खतरनाक फैमिली है। अगर हमने उन्हें नाराज किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रतीक को सपोर्ट करने के बजाय हमें आज इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हम भूमेश शेखावत के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएंगे। ये कहकर दादी ने फैसला कर दिया था कि उनके फैसले पर टिप्पणी करने की किसी को आजादी नहीं थी। दादी की बात सुनकर अंशुल ने आह भरी और चुप रहा। सच बात ये थी कि जितनी भी बिजनेस फैमिलीज थीं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे थे जो प्रतीक का मजाक बनते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि वो मन ही मन प्रतीक से नफरत करते थे। स्काईटेक सिटी में एक बार फिर एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी। एक बार फिर मीटिंग रूम में चहल पहल थी। बड़े बड़े घरानों की लग्जरी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी। सभी बड़े घरानों और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके थे। ये देहरादून समिट के बाद दूसरा मौका था जब इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी। उस टाइम प्रतीक ने मेनन फैमिली को खत्म कर दिया था, पर इस बार प्रतीक टारगेट पर था। कोई था जो उसे कुचलकर मार डालना चाहता था। राजधानी की अग्निहोत्री फैमिली, पटेल फैमिली, वर्मा फैमिली, सिसोदिया फैमिली, यादव फैमिली और मोहंती फैमिली जैसे नामी गिरामी फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। भूमेश शेखावत बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। स्काईटेक सिटी के चौक पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए उसके होठों पर एक कोल्ड स्माइल बिखर गई। वो जानता था कि आज वो प्रतीक को हमेशा के लिए खत्म कर डालेगा। देहरादून के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काली शर्ट पहने प्रतीक पार्थी का हाथ पकड़े धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। एयरपोर्ट से निकलते ही वो राजधानी के लिए रवाना हो गया। पार्थी और प्रतीक दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे थे। प्रतीक की आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। होठों पर हल्की स्माइल थी। राजधानी में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में प्रतीक को कल रात रितेश ने मैसेज करके सब बता दिया था। भूमेश की हरकतें प्रतीक को हैरान कर रही थी। वो जानता था कि अब जो भी हो उसे भूमेश के साथ हिसाब बराबर करना ही होगा, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। हालांकि प्रतीक ऐसा कभी नहीं चाहता था। वो शेखावत फैमिली से कभी भी लड़ना नहीं चाहता था। आखिर शेखावत फैमिली उसकी माँ की फैमिली थी, पर भूमेश ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। स्काईटेक सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लोग इकट्ठे होने लगे थे। सामने एक राउंड टेबल अभी भी खाली था। इसके अलावा हॉल में जितनी कुर्सियां थीं, वो लगभग भर चुकी थी। भूमेश कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुका था।
उसने वहां पर बैठे सब लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसे ये एहसास अच्छा लगा। ये बात भी सच थी कि भूमेश यहाँ आए लोगों को चींटियों की तरह एक ग्रुप की तरह समझता था। वो जानता था कि वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसके साथ आरुष भी चल रहा था। आरुष ने धीरे से भूमेश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भूमेश दादू, प्रतीक के साथ जो लोग हैं वो काफी बेचैन दिख रहे हैं। उन लोगों ने प्रतीक से कांटेक्ट किया था क्या? आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? भूमेश ने हैरत भरी नजरों से आरुष की तरफ देखा और पूछा, क्या इन लोगों ने प्रतीक से कांटेक्ट किया था? आरुष ने फुसफुसाते हुए ही जवाब दिया, हाँ, ये जो रितेश अग्निहोत्री है, मुझे इसके इरादे सही नहीं लगते। पता नहीं ये क्या प्लानिंग कर रहा है। मैंने इसकी बातचीत का एक हिस्सा सुना था, तभी मुझे पता चला कि उसने प्रतीक से कांटेक्ट किया। मुझे बस इतना पता चला कि प्रतीक राजधानी वापस आ रहा है, वो रास्ते में है। ये सुनते ही भूमेश की आंखें चमक गईं। वो बोला, अब मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। मतलब वो आ रहा है और रास्ते में है। उसे आने दो, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। आखिर वो भी तो देखे मैंने उसके लिए कितना अच्छा स्टेज सजाया है। भूमेश के बोलने का अंदाज सरकास्टिक था। उसे पूरा यकीन था कि राजधानी में सब चीज उसके कंट्रोल में थी। उसे बस प्रतीक का इंतजार था। वो चाहता था कि प्रतीक वापस आए और वो उसे आईना दिखाए। असल में वो प्रतीक को मार डालना चाहता था। तभी आरुष ने धीरे से कहा, दादू, प्रतीक ने वापस आने की हिम्मत की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अलर्ट रहना चाहिए? आरुष की बात सुनकर भूमेश के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने धीरे से कहा, मेरे सामने उसकी औकात ही क्या है, और वो मुझसे लड़ने के लिए कहाँ से ताकत लाएगा? वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर मैं रिश्ते में उसका नाना हूँ। वो बस शेखावत फैमिली का एक नौसिखिया नाती है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं मार्शल आर्ट्स में भी उसका नाना हूँ। वो मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। कहते हुए भूमेश कॉन्फिडेंट लग रहा था। आरुष ने सीरियसली कहा, दादू, आपकी बात सही है, पर जब से उसने अविजय को हराया है, उसने बड़े अंकल को भी डरा दिया था। इसलिए मुझे डर है कि उसमें कुछ तो कैपेबिलिटी है। भूमेश ने कुछ सोचते हुए कहा, भले ही वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, पर मैंने उसके सबऑर्डिनेट्स की पावर देख ली है। भूमेश ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसने कोल्डली आरुष की तरफ देखा, फिर बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रितेश अग्निहोत्री और उसके बाकी लोगों पर नजर रखो। यहाँ पर सब लोग हैं, इसलिए हमें इन सब का प्रतीक के खिलाफ इस्तेमाल करना है। रितेश अग्निहोत्री और उसके साथियों को इस मीटिंग में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। भूमेश प्लानिंग प्रतीक के सामने ही उसके सबऑर्डिनेट्स को जान से मारने की थी, ताकि वो राजधानी में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। तभी एक यंग आवाज आई, सीनियर शेखावत, मुझे लगता है आप अच्छे होंगे। एक कैजुअल सफेद कोट पहने एक लड़का बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर भूमेश की तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही भूमेश ने कहा, ओह मिस्टर अंशुल पटेल, आप यहाँ? लगता है आप यहाँ किस खास मकसद से आए हैं। भूमेश को पता था कि अंशुल और प्रतीक के बीच काफी गहरा रिश्ता था। हालांकि अंशुल ने अभी तक भूमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, फिर भी वो उस पर नजर रखे हुए था, क्योंकि अंशुल कोई आम आदमी नहीं था और वो भूमेश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर शेखावत, आपको क्या लगता है? सच कहूँ तो कोई यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। भूमेश अंशुल के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझता था। अंशुल ने अपने शब्दों से अपना रवैया साफ कर दिया था। वो इस तरह स्काईटेक सिटी को जबरदस्ती कब्जे में किए जाने से खुश नहीं दिख रहा था। अंशुल के पास स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा था। भूमेश ने सरकास्टिक वे में कहा, यंग मैन, इस सिचुएशन में आपको सावधान रहना होगा। आपको देखना होगा कि जो ओपोनेंट है उसकी चाकू की धार कितनी क्रूएल और तेज है। भूमेश की बात सुनकर अंशुल के एक्सप्रेशन थोड़े गुस्से वाले हो गए। उसने गहरी आवाज में कहा, सीनियर शेखावत, मुझे नहीं लगता कि आपकी प्लानिंग इतनी भी सटीक है। इसके बाद अंशुल ने भूमेश की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने आदमियों को मीटिंग हॉल के अंदर जाने के लिए इशारा किया। भूमेश अभी भी एंट्रेंस गेट के पास ही खड़ा था। अब अंशुल की पीठ उसकी तरफ थी। भूमेश ने पीछे से ही सरकास्टिक वे में कहा,
तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या तुम मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हो? भूमेश इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि अंशुल उसके सामने इतना दबंग कैसे हो सकता था। आखिर वो अंशुल से ताकत में और पैसों में दोनों ही तरह से ज्यादा पावरफुल था। तभी पीछे से कुछ और लोग आए। उनमें 2 सुंदर लड़कियां और 2 बुजुर्ग थे। ये मोटवानी फैमिली की अविका और उसके दादा सुदर्शन मोटवानी, पलक चौहान और उसके चाचा वर्धन चौहान थे। भूमेश ने सुदर्शन मोटवानी और वर्धन चौहान को हैरानी और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। तभी वर्धन चौहान ने फीकी मुस्कान के साथ भूमेश शेखावत की तरफ देखा और पूछा, भाई भूमेश, आप कैसे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप शेखावत फैमिली के बुजुर्ग हैं। आप प्रतीक शेखावत को टारगेट क्यों कर रहे हैं? वर्धन चौहान का ये सवाल सुनते ही भूमेश के चेहरे का रंग उड़ गया।